इस सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सिलेबस डिसाइड हुआ है, इसके अंतर्गत आपको मानवाधिकार विषय पढ़ना है। मानवाधिकार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट या मानवाधिकार शब्द से क्या समझ में आ रहा है? इंग्लिश में अगर आप जाएंगे तो दो शब्दों से मिलकर बना है ह्यूमन प्लस राइट। हिंदी में जाएंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो मानव प्लस अधिकार, अर्थात ये अधिकार किसके हैं? मानव के हैं। ये मानव को अधिकार इसलिए प्रदान किए गए हैं क्योंकि उनकी पहचान मानव के रूप में की गई है। ठीक है, इसके अंतर्गत जितने अधिकार का वर्णन किया जाएगा, जितने अधिकार आप पढ़ेंगे, वो केवल और केवल संबंधित होंगे मानव से। ठीक है, मानव के प्रकार अलग हो सकते हैं। जैसे आप बॉयज हो सकते हो, लड़का हो सकते हो, आप लड़की हो सकते हो। ठीक है, कोई बूढ़ा हो सकता है, वृद्ध मानव हो सकता है। मानव की स्थिति अलग हो सकती है, कोई शरणार्थी हो सकता है, लेकिन ये सब कौन है? मानव। ठीक है, तो मानव को ये अधिकार की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, मानव एक सामाजिक प्राणी है वो प्राणी ही है, वो जानवर ही, लेकिन वो सोसाइटी में रहना पसंद करता है। ठीक है, तो दो काम किए जाते हैं, या तो इस विधि के माध्यम से कोई काम करने से रोका जाता है, ये ऐसा काम नहीं किया, निर्देशित किया जाता है, अर्थात कार्य करने के लिए कहा जाता है। विधि का फोकस दो ही चीज पे रहेगा, या तो आपको कोई काम करने से रोका जाएगा, या तो कोई कार्य करने के लिए कहा जाएगा। जैसे आपने मौलिक कर्तव्य तो पढ़ा ना कि हमें राष्ट्रगान का सम्मान करना है, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना है, बंधुत्व की भावना का विकास करना है। ये क्या है? करना। अपराध नहीं करना है, ये क्या है? नहीं करना। ठीक है, इसमें रोका जाएगा और सम्मान करने वाले काम में कार्य करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। और उसका उद्देश्य क्या है? कार्य करने के लिए या फिर कार्य नहीं करने के लिए वो ये काम क्यों करता है? ताकि सामाजिक नियंत्रण की स्थापना हो सके, एक सामाजिक डेवलपमेंट जो हो रहा है वो सुव्यवस्थित तरीके से समाज चले। सुव्यवस्थित तरीके से समाज चलना। सुव्यवस्था क्या है? ऐसी व्यवस्था जिसमें अराजकतावाद न हो। सुव्यवस्था क्या है? मेरी लाठी मेरी भैंस नहीं होनी चाहिए। सुव्यवस्था और जंगल राज अपने आप में विरोधाभासी हैं। अगर ये कहा जाए कि सुव्यवस्था का विलोमार्थी क्या होगा, एंटोनियम क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि जंगल राज। और सुव्यवस्था मतलब एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत विधियों के अधीन किसी कार्य का संचालन। जंगल में अगर मैं कहूं जंगल राज से आप क्या समझते हैं? तो जंगल राज तो यही है कि जो ज्यादा शक्तिशाली होगा, जो ज्यादा पावरफुल होगा, वो दूसरे का शिकार कर लेगा। टिड्डियों का शिकार मेढक कर लेगा, मेढक का शिकार सांप कर लेगा, सांप का शिकार बाज कर लेगा, उसका भी कोई शिकार कर लेगा। यही हुआ ना जंगल राज। लेकिन मानव में ऐसा है क्या कि बच्चे का शिकार आप कर लो, थोड़ा सा बड़े कर लें, या
उस बड़े से थोड़ा सा और बड़े वाले हैं वो शिकार कर लें? नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं, यहां जंगल राज की स्थापना नहीं है। यहां कौन सा राज है? विधि का राज है, विधि का शासन है, कानून का शासन है, व्यक्ति विशेष का शासन नहीं है। अगर मैं बोलूं कि भारत की शासन व्यवस्था कौन चलाता है, कौन चलाता है? सरकार कहां से आती है? संविधान से। संविधान क्या है? एक तरह की विधि है, ठीक है। संविधान में उपबंध किया गया है कि कार्यपालिका का जो प्रधान होगा राष्ट्रपति होगा, और राष्ट्रपति जो काम करेगा मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा। तो सरकार कैसे चल रही है? संविधान के अनुसार चल रही है। न्यायपालिका का भी गठन संविधान के अनुसार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट होगा, उसके नीचे हाई कोर्ट होगा, उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय। तो ये कैसे चल रहा है? ये विधियों के अनुसार चल रहा है, ठीक है। खैर, हम विषयांतर नहीं होते हैं। हमारा जो विषय है वो ये है मानवाधिकार। मानवाधिकार मतलब ऐसे अधिकार जो मानव को इसलिए प्राप्त हैं क्योंकि वो मानव हैं। मानवाधिकार मतलब मानव को प्राप्त अधिकार। विधि द्वारा जो अधिकार मानव को प्रदान किए जाते हैं वो अधिकार मानवाधिकार की श्रेणी में आते हैं। विधि ने क्या किया है? मानव को अधिकार दिया है, ठीक है, का उचित विकास हो सके। उचित विकास या संपूर्ण विकास, या जितनी उसकी विकास करने की क्षमता है उतना विकास हो सके, इसलिए मानव को ये अधिकार प्रदान किए जाते हैं। विकास से क्या समझते हैं? विकास मतलब केवल शारीरिक विकास नहीं होता। हर क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक हो, राजनैतिक हो, सामाजिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, और ये विकास प्रदान करने के लिए विधि, अलग अलग विधियां, ये नहीं कि विधि कोई एक ही है, अलग अलग स्तर पे अलग अलग विधियां बनाई गई हैं किया जा सके। अब बात ये बार बार आती है कि मानवाधिकार की कॉन्सेप्ट क्यों आ रहा है। जब आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे, इसके बारे में मैं कल बताऊंगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जब आप जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि मानव का जो विकास हुआ है, जो आप डार्विन थ्योरी पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि मनुष्य पहले कपी अवस्था में था। कहते हैं ना कि हमारे पूर्वज बंदर थे और धीरे धीरे हम बदलते बदलते मानव की श्रेणी में आए। तो मानव की श्रेणी में भी आए तो पहले हम आदि मानव बने, और धीरे धीरे पूरा पाषाण काल, फिर पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल, फिर धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता, फिर पूर्व वैदिक काल। फिर जरा सोचिए, व्यक्ति की जो स्थिति आज है वही स्थिति मुगल काल में थी क्या? वही स्थिति क्या अंग्रेजों के समय थी क्या? वही स्थिति क्या पाषाण काल या पूरा पाषाण काल या सिंधु घाटी सभ्यता में थी क्या? नहीं थी। कैसी स्थिति थी? वहां भी जंगल राज वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था। जंगल राज वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था। ये जो कॉन्सेप्ट है किस चीज का? मानवाधिकार का। ये जो मैंने अभी समस्याएं बताई कि पूरा पाषाण काल में ऐसा था, कोई एक आदमी राजा बन जाता था और वो बाकी प्रजा उस राजाओं के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य होती थी, चाहे वो अच्छा आदेश दे चाहे बुरा आदेश दे। कई सारी महिलाओं को कब्जा कर लिया जाता था, कई सारे
लोगों को कब्जा कर लिया जाता था, उनसे दास प्रथा की व्यवस्था थी। तो ऐसी व्यवस्था क्या केवल भारत में थी? नहीं, भारत में केवल यह समस्या नहीं थी, सभी जगह दास प्रथा थी। जब आप अब्राहम लिंकन को पढ़ते हैं तो अब्राहम लिंकन भी क्या थे? दास पुत्र थे। अब्राहम लिंकन भी दास पुत्र थे, उनके पिता भी दास थे। कहीं जाति के आधार पे, कहीं धर्म के आधार पे, कहीं रंग के आधार पे दास प्रथा हर समाज में प्रचलित रही है, हर समाज में। दास से आप क्या समझते हैं? ये जो दास वाला कॉन्सेप्ट था, दास मतलब वस्तु, दास मतलब वस्तु, कोई चीज जिसका आप क्रय विक्रय कर सकते हैं, होता था। ये आप हंसने वाली बात नहीं है, मनुष्यों का क्रय विक्रय होता था। मेरे अगर 10 दास हैं तो मैं उसमें, जैसे गाय बैल को बेचा जाता है ना, वैसे दासों का भी व्यापार होता था, दासों का भी मेला लगता था। वहां जाके आप अपने अनुसार हिष्ट पुष्ट दास को सिलेक्ट कर सकते थे, और आपको लगता है कि ये दास काम लायक नहीं है तो उसको बेच सकते थे। दास के बेटे भी दास ही होते थे। अगर आपके पास 4 दास हैं, ठीक है, जैसे आपके तो गाय बैल ही होगा, वो भी आप ही की संपत्ति होगी, तो दास के बेटे भी दासी होते थे, और उनको कोई मानवीय अधिकार नहीं मिलता था। जो मालिक ने दे दिया वही उसको खाना है, वही उसको रहना है, वैसे ही उसको बर्ताव करना है जैसा मालिक को करना है। जो ये वर्ल्ड वार हुआ, वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2, ये लड़ाई राजाओं की नहीं थी, इसमें राजा नहीं मरे हैं, इसमें केवल दास मरे हैं। लड़ने जो गए थे वो लड़ने के लिए दो देशों के बीच जो सेनाएं थी, कुछ सैनिक थे और अधिकांश दास थे। लड़ाई किसकी हुई थी? दासों की। ठीक है, तो इतनी भयावह स्थिति थी, भयानक नरसंहार होता था, क्योंकि राजा को पता था हमको तो कुछ होना नहीं है। लड़ाई मतलब 10, 4 भाला इसको पकड़ा दो, 4 भाला उसको पकड़ा दो, जाएंगे मारेंगे काटेंगे आएंगे। जीत गए तो वो सब राज्य अपना, हार गए तो अपना कुछ जाना नहीं है। आपको गाय बैल के मरने पे ज्यादा अफसोस होगा क्या? नहीं होगा। सेम कंडीशन थी। ठीक है, तो यही वाला कॉन्सेप्ट आपका यहां भी है। ठीक है, किसी भी मानव को मानव की तरह ट्रीट करने के लिए अलग अलग अधिनियम में अलग अलग प्रस्ताव किए गए हैं। कल ऐतिहासिक विकास हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह मानवाधिकार का विकास होता है।